प्रकार की स्कीम अत्यंत फलदायी साबित हो सकती है। मैं वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उपस्थित महान योजना से जुड़े हुए जितने भी नागरिकगण इस स्तर। वही बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और फिल्म निदेशक मनोज कुमार 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिए। खासकर अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मनोज कुमार को लोग प्यार से भारत कुमार भी कहते थे। इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। वही योगी आदित्यनाथ ने कश्मीरी गंज में श्री राम जानकी की मंदिर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर निर्माण को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। योगी ने कहा कि इस मंदिर से क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, समाज में सद्भावना की भावना को मजबूत किया जाएगा। इस आयोजन में स्थानीय नागरिकों और मंदिर निर्माणों से जुड़े जो अधिकारी होंगे वो भी हिस्सा लेते नजर आए। उत्तर प्रदेश में वक्फ बिल पास होते ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने जहां वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। सरकार ने यह साफ किया कि सरकारी जमीन, ग्राम समाज की संपत्तियां, तालाब, पोखर, खलियान और अन्य जो सार्वजनिक संपत्तियां वो किसी भी हालत में वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान दी गई हो। वही योगी सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से जो घोषित संपत्तियां हैं उसकी पहचान करें और इसके तहत एक अभियान शुरू किया जाएगा जिसमें उन संपत्तियों को चिन्हित किया जाएगा जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिनकी वक्फ के रूप में घोषणा की गई। इन संपत्तियों की जो पहचान है उसके बाद सरकार इन्हें जब्त करने की कार्रवाई करेगी। देख रहे हो यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वही नवरात्रि के 7वें दिन विशेष रूप से विंध्य पर्वत के कालीखोह में स्थित कालरात्रि माता की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ किया गया। मां कालरात्रि का जो स्वरूप है वो भयानक है, लेकिन यह रूप पापियों का नाश करने और अपने भक्तों को सदैव शुभ फल देने के लिए होता है। मां कालरात्रि का वर्ण अंधकार के समान काला है। उनके केश बिखरे हुए हैं और कंठ में विद्युत की चमक वाली माला विराजमान है। उनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिनसे बिजली की भांति किरणें निकलती हैं। उनकी नासिका से श्वास और निश्वास के साथ आग की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं, जो उनके भयावह स्वरूप को दर्शाती है। अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम, यह विंध्य क्षेत्र है और यहाँ नवरात्र लगा हुआ है। और आज नवरात्र का 7वां दिन, सप्तमम कालरात्रि आया है पुराणों में कि वामपादोल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धा ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकरी, बड़ा ही भयानक स्वरूप भगवती का है। गर्दभ इनका वाहन है, 4 भुजाएं हैं और चारों में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं। बाल घने बादल घोर अंधकार के समान काले हैं। उनके 3 नेत्र से भयंकर ज्वालाएं निकल रही हैं। कंटक की बिजली की तरह चमकती हुई माला है, लेकिन इन्हें शुभंकरी भी कहा गया है। आज जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें और भोग में गुड़, काला तेल, शहद और सिंघाड़ा का हलवा, इसका भोग लगाओ।
भोग लगाने के बाद ओम ऐं ह्रीं श्रीं कालरात्रे नमः इस मंत्र का 9 माला जप करें तो भक्त की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज जो साधक के सहस्त्रार्ध चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हम काशी वाराणसी से आए हुए हैं। सप्तमी का दिन है, माँ की असीम कृपा होती है। जो लोग यहाँ भक्त लोग आते हैं सप्तमी के दिन पूजा करते हैं माँ काली खो का, और सबकी मन्नतें पूरा होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से कहता हूँ कि माँ का आँख का दर्शन भव्य पूर्वक करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। बनारस से आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत भव्य दर्शन है, प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मिर्जापुर विंध्याचल मंदिर में माता के दरबार में आए और नवरात्र में इतनी भीड़ के बावजूद इतनी सुगम दर्शन और इतना अच्छा व्यवस्था हुआ है, मन प्रसन्न हो गया। जय माता दी। आपका इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में नवरात्रि के त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त तेज कर दिया है। मुरादाबाद पुलिस ने सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया और शहर के प्रमुख इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों और जुलूसों की जो संख्या है वो बढ़ने के कारण पुलिस ने विशेष निगरानी के उपाय अपनाए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता को और समय देना चाहिए था ताकि लोग बिल को समझ सके और उनके संदेहों को दूर किया जा सके। मायावती ने आरोप यह भी लगाया कि सरकार ने यह बिल जल्दबाजी में पास कराया जो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, जहां पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों के जरिए निगरानी भी रखी जा रही ताकि किसी भी अप्रिय घटना से जल्द ही निपटा जा सके। वह पीलीभीत के बीसलपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएससी का हाल जानने के लिए राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया, मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात किया और उनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वो इसके बाद उन्होंने स्टॉक में रखी हुई वैक्सीन की जांच की और अस्पताल की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के शौचालयों में गंदगी और पानी की टंकी में पानी न होने पर वे भड़क गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि 4 घंटे के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। आज मेरा औचक निरीक्षण था यहाँ का और सबसे कम हमें यहाँ पे डिलीवरी मिली थी। उसके लिए हमने एमओएसी से कहा आप सब बहनों से मिलिए और डिलीवरी केस बढ़ाई। मात्र 2 डिलीवरी केस पाए। और शौचालय थे, पानी की टंकियां थी जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था। सख्त निर्देश दिए जहाँ पे रहता है पानी की हमें लगता बहुत जरूरी है। शौचालय बिल्कुल बंद था एक और गंदा था और वहाँ पानी बिल्कुल नहीं। उनसे कहा तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट सरकार अगर इनके लिए हमारी बजट दे रही, हमें अपनी जेब से कुछ भी नहीं खर्च करना है और इन्हें आप सुचारू रूप से 4 घंटे के अंदर आप इसे दुरुस्त कराए और मेरे को शाम तक इसका जवाब मिले। उन्होंने आश्वासन दे दिया कि ये कार्य तत्काल प्रभाव से पूरा होगा। वही राज्य में वक्फ संशोधन बिल को 95 के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी गई है। वहीं गोरखपुर में वक्फ संपत्तियों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में कुल 967 जो वक्फ संपत्तियां हैं जिनमें से आधे से भी अधिक पर अवैध कब्जा है। कई सरकारी भूमि पर भी वक्फ की जो आड़ है वो उसके आड़ में कब्जा किया जा रहा। वर्तमान में 346 ग्राम सभा की संपत्ति वक्फ के नाम कब्जे में है। वक्फ की जो सर्वाधिक जो कीमत है उसकी संपत्तियां तहसील में है और इन्हीं में शहरें भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर एआरटीओ और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने बेतरतीब से और अवैध रूप से संचालित हो रहे जो ई रिक्शा है उसके खिलाफ अभियान शुरू किया। टीम ने चेतावनी दी कि निर्धारित रूटों के अलावा अगर अन्य रूटों पर चलने वाले ई रिक्शाओं को सीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ओवरलोड, रोड टैक्स न अदा करने और फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चल रहे वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। वही बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रही शिक्षिका शमीम जहां को बर्खास्त कर दिया। शमीम पिछले 15 वर्षों से फर्जी बीएड अंक पत्र और साथ ही प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। इस मामले में लोकायुक्त में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच कराई गई, जिसमें उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए। दोषी पाए जाने पर बीएसए ने तत्काल प्रभाव से उनकी सेवा समाप्त करने का आदेश दिया और अब तक प्राप्त वेतन और भत्तों की वसूली के निर्देश भी जारी किए। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाने वाली है, क्योंकि यह पहली बार है जब फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी की सरकारी नौकरी दी गई है। वही फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बड़े हादसे में 22 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। यह घटना सुबह के समय घटी जब झोपड़ियों में सो रहे जो लोग थे वो अचानक आग की लपटों में घिर गए। आग इतनी भयंकर थी कि झोपड़ियों में रह रहे लोग किसी तरह भाग करके अपनी जान बचाने में सफल रहे। वही इस आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और करीब 20 परिवारों पर पूरी तरह से नष्ट हो गए। वही सूचना मिलते ही दमकल की जो टीम थी वो घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग किन कारणों से लगी है उसका अभी तक नहीं स्पष्ट हो पाया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही। आग बत्ती से लगी, बत्ती से लाइट से लग गई। लाइट में कोई फॉल्ट हुआ या कैसे लगी? फॉल्ट हो गया। अच्छा, लमसम कितने घर जल गए? सारे जल गए जितने यहाँ पे थे। तो अच्छा, गाड़ी आई तो पानी वाली बाद में। अच्छा, हाँ, पुलिस सब लोग आए थे। अच्छा, दो गाड़ी पानी वाले आए थे। सारा सामान जल गया था, कुछ बचा कुछ नहीं। वही हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र स्थित आगमपुर में गेहूं के खेतों में भीषण आग लग गई। तेज हवा के झोंकों के कारण खेतों में लगे जो बिजली के खंभे हैं उस पर झूलते तार आपस में टकरा गए, जिससे आग ने भयंकर रूप ले लिया। इसके कारण किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई और स्थानीय प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया और किसानों को जल्द राहत पहुंचाने के लिए प्रयास किया है। अब खबर हमीरपुर से, जहां पर पुलिस और आरोपी के बीच में जहां मुठभेड़ हुई है, जिससे आरोपी उस्मान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी उस्मान ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उस्मान ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और पुलिस ने उस्मान के पैर में गोली मार दिया। इसे गिरफ्तार भी कर लिया और साथ ही साथ उसके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को थाना राठ के अंतर्गत कस्बा राठ में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसके क्रम में थाना राठ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आज 3 अप्रैल 2025 को रात में उस मुकदमे के वांछित उस्मान पुत्र सुब्बी उर्फ सुबराती की लोकेशन सेना रोड कचरा घर के पास मिली थी, जिसके क्रम में पुलिस ने सेना रोड के पास दबिश डाली और पुलिस को देखकर उस्मान ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे उस्मान के पांव में गोली लगी है और उसके पास से एक तमंचा, मई खोखा, एक जिंदा कारतूस मिला है और उसको चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के बैंकॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैंटोगटान सिनवात्रा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान ही भारत और अन्य जो बिम्स्टेक देश हैं उनके बीच में क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और सुरक्षा के मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की साझेदारी और क्षेत्रीय समृद्धि के लिए बिम्स्टेक की भूमिका को बढ़ावा देने की बात कही। यह शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक देशों के आपसी सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने का एक अहम मंच साबित हो रहा, जिसमें भारत की नेतृत्व भूमिका पर भी जोर दिया जा रहा। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। शाह का यह दौरा बस्तर क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और आदिवासी कल्याण से जुड़े हुए मुद्दों पर फोकस रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था इसके लेकर के जहां कड़ी कर दी गई है और आयोजन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी की भी उम्मीद की जा रही है। वह प्रसिद्ध संत और धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे देश का पहला हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं। यह गांव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा क्षेत्र में 2 साल के भीतर बसाया जाएगा, जिसमें 1000 हिंदू परिवारों को बसाया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस गांव की स्थापना के लिए एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें समिति द्वारा भूमि आवंटित भी की जाएगी। इस गांव में केवल हिंदू परिवारों को ही प्रवेश मिलेगा और गैर हिंदुओं के लिए नो एंट्री की शर्त होगी। यह ऐलान भारत में धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से चर्चा का कारण बन गया और इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। तो चलिए खबरों के हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।